बलूचिस्तान में ऑपरेशन हीरोफ 2 मुकम्मल हो चुका है। हीरोफ 2 महज बलूचिस्तान के शहरों पर हमला था या कसीरुल मकासिद ऑपरेशन, जिसने पाकिस्तान की रियासत को एक्सपोज कर दिया कि बलूचिस्तान में रियासत बहुत कमजोर पड़ चुकी है। क्या बलूचिस्तान में 6 रोज तक रियासत को जिन नाकामियों का सामना करना पड़ा उनको इस्लामाबाद हमले से जोड़ा जा सकता है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? और खुद बीएलए का इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक और खतरनाक खबर मैंने आपके सामने रखनी है कि बीएलए किस वक्त, कब, कहां, कैसे, किसके साथ मिलकर किस सतह के हमले करने की मंसूबाबंदी कर रही है, इस हवाले से एक सनसनीखेज रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। और फिर बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बीएलएफ ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा एहलकारों की हलाकत का दावा किया है और इसके अलावा बहुत बड़ी तबाही हुई है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि इस वक्त बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो शदीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके हैं, खारान समेत मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों नौजवानों को लापता कर रहे हैं। इसके अलावा क्या बलूचिस्तान के मादनियात और माइनिंग के हवाले से तमाम मुआहदे, एमओयूज और कर्जे मनसूख हो रहे हैं? क्या अली मदद जतक वजीर दाखिला बलूचिस्तान में अमन कायम कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट भी किया करें, लेकिन एहतियात और इखलाक के दायरे में रहते हुए आप भी सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें वो भी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल के व्लॉग में मैंने आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे थे। मैंने आपको कहा था कि आखिर आलमी बैंक क्या वजह है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेजा है। और फिर अमेरिका ने बीएलए के बिलखुसूस मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, तो क्यों किया था? और फिर मैंने आपको बताया था कि जो बलूचिस्तान में बराक गोल्ड के हवाले से, रिकॉर्डिंग के हवाले से जो चीजें होने जा रही हैं, बिलखुसूस बीएलए के हालिया हमलों के बाद वो कौन सा रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं तमाम अखबारात में और सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर और इंक्लूडिंग नेशनल मीडिया पर भी अब ये बात ज़ेर बहस है कि बलूचिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा और भयानक धचका लगने वाला है। कनाडा की आलमी माइनिंग कंपनी बैरिक गोल्ड ने बलूचिस्तान में सोने और तांबे के आलमी सतह के मंसूबे रिकॉर्डिंग के लिए मालियाती मामलात की तकमील को फिलहाल मौखर करने का फैसला किया है और मजीद इन्वेस्टमेंट न करने का भी फैसला किया है। रिकॉर्डिंग में ये ये जो मामला है, ये जो फैसला किया बैरिक गोल्ड ने, ये इसकी वजूहात हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले 30 नवंबर 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ज़ैली इदारे सदो ऑपरेशनल बटालियन से मुंसलिक फिदाइन ने चागी में एक गैर मुल्की कंपाउंड पर शदीद हमला किया था। उस कंपाउंड में चाइनीज भी थे और उस कंपाउंड में रिकॉर्डिंग से जुड़े जो दफातर थे वो भी थे और वहां पर गैर मुल्की भी थे जिनको उस दहशतगर्दी के हमले में मौत का शिकार बना दिया गया और खामोशी से उनकी डेड बॉडीज को भेज दिया गया। फिर रिसेंटली आपने देखा जो ऑपरेशन हीरोफ 2, उसने तो बुनियादें हिला के रख दी। उस पर मैं आता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, रियासत का पूरा जोर है कि किसी ना किसी तरीके से हमें ये मादनियात चाहिए बलूचिस्तान के। और फिर बलूचिस्तान की जो जंगजू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी पूरी कोशिश है कि कम से कम जितने जो रियासत है उसको रोका जाए जब तक कि ये फैसला नहीं होता कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या बलूचिस्तान आपको इंडिपेंडेंट रहना चाहता है? क्या बलूचिस्तान के अवाम को हक खुद इरादियत दिया जा सकता है, या वो फिर कोई एक बड़ी गोरिल्ला वार की तरफ जाएं? तो इसलिए मैं अब देखो अफसोस होता है कि बलूचिस्तान में 2001 से लेकर अब तक 15,000 बलोचों को शहीद किया जा चुका है बलूचिस्तान की सरजमीन पर, इसी मादनियात, सोने, तांबे के पीछे।
30,000 کے قریب بلوچوں کو دن دہاڑے ان کے گھروں، ان کے شہروں کے چوراہوں، تعلیمی اداروں سے، چلتی گاڑیوں سے ان کو روک کر ان کو اتار کر لے جایا گیا اور پھر گم کر دیا گیا، وہ آج تک نہیں ملے۔ تو اس وقت یہ جو سچویشن چل رہی ہے، اس میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ایم او یوز ختم ہونے جا رہے ہیں، جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں، کیا وہ دیکھو ایم او یوز ایز سچ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یوں سمجھ لیں بس ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ باضابطہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر قرضوں کا جو چیزیں ہیں، جو اس کے ریکارڈنگ کے نام پر پاکستان قرضے لے رہا تھا $3 ارب کے، جس میں سے $1.5 ارب تو امریکہ کا کوئی نجی بینک دے رہا تھا، یہ معاملات بھی لٹک چکے ہیں۔ اب ان قرضوں کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے، یہ قرضے بھی شاید پاکستان کو نہ ملیں، یا اگر مل چکے ہیں تو شاید کوئی سچویشن ایسی بنے گی، اور جتنے بھی معاہدے جس ملک نے کیے ہیں وہ سارے معاہدے ختم ہونے جا رہے ہیں، یعنی اب پاکستان کے پاس کیا بچ گیا؟ معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی، پاکستان اس وقت خود پاکستان کی معیشت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے، کسی بھی وقت پاکستان جس طرح ابھی آپ نے دیکھا نا کہ $2 ارب رول اوور کروائے دبئی کے ساتھ، اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ رول اوور کروا رہے ہیں، اسی طرح چائنا کے ساتھ رول اوور کروا رہے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، اور قرض ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض لیے جا رہے ہیں اور اس قرض پہ اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو بھائی قرضوں پر ملک نہیں چلا کرتے، ملک مضبوط اور مستحکم معاشی پالیسی پر چلا کرتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے جس پر ریاست مسلط رہی ہے، اس ریاست نے، جس سے میں کہتا ہوں نا کہ سیاست اور ریاست کے سینے میں نہ تو دل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جذبات اور نہ ہی کوئی احساسات، اسی ریاست نے سیاست میں مداخلت کی اور پھر اس سیاست کو ایسا رنگ دیا کہ نہ تو کوئی معاشی پالیسی بن سکی، نہ ہی کوئی دفاعی پالیسی بن سکی، نہ ہی جو ہے وہ ہم کوئی اچھی خارجہ پالیسی بنا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ریاست نے جتنے بھی فیصلے کیے تھے دہشت گردی کے حوالے سے، وہ سب کے سب ہمارے گلے میں پڑے ہوئے، اور آج تک پاکستان لاشیں اٹھا رہا ہے، اور اگر کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے کچھ لاشوں کی، تو اب ہم خود بھی لاشیں گروا لیتے ہیں کچھ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، کیونکہ اب ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اب پاکستان کے پاس فیس سیونگ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب یہی بلوچستان ہے، یہی خیبر پختونخوا ہے، یہی گلگت بلتستان ہے، یہیں سے معدنیات نکلیں گے تو اس ملک کی معاشی پالیسی چلے گی، ادروائز بالکل بھی نہیں چلے گی۔ اس سے اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو ایک افسوسناک بات ہوتی ہے کہ اس وقت جو بلوچستان جن حالات سے جونج رہا ہے، جن حالات سے گزر رہا ہے، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر ضلع، ہر تعلقہ آگ میں اس وقت لگی ہوئی ہے، جو ہے وہ گوادر سے لے کر کوئٹہ تک شاہراہوں پر تباہی مچی ہوئی ہے، تو اس پر امن کون کرے گا؟ وزیر داخلہ کا قلمدان تھا سرفراز بگٹی کے پاس، وہ تو ناکام ہو گیا۔ سرفراز بگٹی کی جو سلطنت بگٹیہ تھی، اس میں وہ وزارت داخلہ کا قلمدان تو نہ رکھ سکے۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے علی مدد جتک کو وزارت داخلہ کا قلمدان دیا۔ شرم کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے آصف علی زرداری کے لیے، اس سے کہیں زیادہ شرم کی بات ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہ جنہوں نے علی مدد جتک کا انتخاب کیا بلوچستان میں وزارت داخلہ کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا نواب اسلم رحسانی کی حکومت کے دوران شیعہ مسلک پر، یا جو شیعہ کمیونٹی تھی وہاں پر، ان پر بہت بڑے، یعنی ہزارہ برادری پر بہت بڑے حملے ہوئے تھے، لاشیں کئی دنوں تک سڑکوں پر پڑی رہتی تھیں۔ تو اس میں ممکنہ طور پر ممکن ہے کہ عدالتوں سے انہوں نے کوئی ریلیف لے لیا ہو، لیکن ان قتل کے معاملات میں علی مدد جتک کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ بھی مبینہ طور پر ملوث تھے، اور وہ اس وقت بلوچستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ علی مدد جتک
बलूचिस्तान में चर्च की स्मगलर के तौर पर जाना जाता है। अगर लोग समझते हैं कि इस कठपुतली वजीर दाखिला बनाने से सूबे में अमन कायम होगा तो इससे बड़ा लतीफा बलूचिस्तान की तारीख में और हो ही नहीं सकता। ये बातें मैं कह नहीं रहा हूं, ये स्क्रीन पर ये सबूत भी चल रहे हैं। ये देख लें कि अली मदद जब तक कल क्या था और आज उसको वजारत दाखिला का कलमदान दे दिया गया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान के साथ रियासत कितनी सीरियस है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो सूरत हाल खतरनाक तरीन चल रही है उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा कि इस वक्त जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मशके, झाओ, आवारान, वाशक, मंद और बुलेदा में उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाइयां की हैं और तमाम उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर बहुत बड़े न सिर्फ हमले किए हैं बल्कि उन हमलों को कबूल भी किया है। और बीएलएफ जंगजुओं ने वाशक बाजार में दाखिल हुए पुलिस स्टेशन और दीगर सरकारी दफातर पर कंट्रोल कायम किया और एक फौजी काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। बीएलएफ का दावा है कि उन्होंने इन कार्रवाइयों में कमोबेश 17 अहलकारों को हलाक किया है। ये दावा है बीएलएफ का। और फिर बहुत बड़े पैमाने पर असलहा, उनकी गाड़ियां, सब कुछ भी तहवील में लिया है। वो उनकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होगी। इस वक्त जिस तरह बात की जाती है कि रियासत ने बीवाईसी को मिटा दिया है, बीवाईसी की हालत यह है कि अब डॉक्टर महरंग बलोच का नाम लेने वाला कोई नहीं। कल जब बीवाईसी की क़यादत को डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया तो उनके लिए, उनको बचाने के लिए अवाम सड़कों पर नहीं निकले। अब ये इनका ख्याल है कि इसी तरह वो बलूचिस्तान की जो आगे की पॉलिसी है उस पॉलिसी को भी वो इसी अंदाज में चलाएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा था कि रियासत बीवाईसी को स्मैश करने का इरादा रखती है, पॉलिसी बना चुकी है और अब ये बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन बातों में अब कोई दम नहीं, क्योंकि अब हीरोफ 2 के बाद बलूचिस्तान की सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। अब हालत यह है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुख्तलिफ कैंप्स में या मुख्तलिफ जो इनके जो हेड ऑफिस और दफातर हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर जितनी डेड बॉडीज आती हैं, अब वहाँ पर ये एक साइकोलॉजिकल एक इशू बन गया है, वह एक नफ्सियाती मसला बन गया है। वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए हैं वहाँ पर जो जवान तैनात हैं। अब हालत ये है कि जो है वो अपना खारान में घरों में घुस जाते हैं, घरों में घुसकर चोरी चकारी करते हैं, लूटमार करते हैं और फिर लोगों को उठाकर ले जाते हैं। इस वक्त भी तुम के इलाके रोदबिन में और खारान से दर्जनों नौजवानों को ले जाकर गुमशुदगी का निशाना बना दिया गया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह मामला सिर्फ जबरी गुमशुदगी का नहीं है, क्योंकि जो हीरोफ 2 के जख्म इस वक्त रियासत चाट रही है उसका बदला लेने के लिए अब मस्क शुदा लाशों का सिलसिला शुरू होगा। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि बीएलए कहां पर क्या कार्रवाई करने जा रही है, मैं आपको बता देता हूं हीरोफ 2 के हवाले से कि हीरोफ 2 कहां पहुंचा। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो चीजें हो रही हैं उसमें जो रियासत है, रियासत इस्लामाबाद के सानिहे को सियासी चादर में दबाने की कोशिश कर रही है। रियासत किसी ना किसी तरीके से लिंक करने की कोशिश कर रही है कि बीएलए को हमने बलूचिस्तान में शिकस्त दी तो उन्होंने इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर यह हमला किया। लेकिन मैं जाती तौर पर श्योर हूं कि बीएलए कम से कम इस हद तक नहीं जा सकती, क्योंकि ये वाकया इंतहाई अंदोहनाक है, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, इसके जरिए से अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको 15 मिनट में यह पता चल गया कि खुदकश हमलावर कौन था, उसके भाई कहाँ रहते हैं, उसकी माँ कहाँ रहती है, किस किस के साथ राब्ते थे, कहाँ कहाँ छापे मारे गए, कहाँ से वो पकड़ा गया, फिर उसकी जेब से शनाख्ती कार्ड निकला, फिर उसकी शनाख्ती
शनाख्ती कार्ड से वो चिप गायब थी, तो भाई कैसे गायब थी? अच्छा, ये कैसा खुदकश बमबार था जिसको तरबियत ही नहीं देकर भेजी गई थी कि जब आपने खुदकश बम फाड़ना है, अपना वो जो बम फाड़ना है बारूद, तो आपको अपना चेहरा नीचे रखना है ताकि आपकी शनाख्त ना हो सके। जब चेहरा नीचे रख के बम फाड़ा जाता है तो ये कौन सा गधा था जो अपने साथ अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर गया था और उस पर चिप नहीं है? ये कमाल है ना। अफसोस है रियासत का, और फिर मतलब बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मिनट की वीडियो है, ये कोई साहब है, नाम मेरे जहन पे नहीं आ रहा, ये आईजी को क्या कह रहे हैं, जरा सुन लें। तकफीरी गुरोहों को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। अच्छा सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? क्या लोग पागल हैं? क्या लोग नहीं समझते कि सानिया इस्लामाबाद किन हकायक को दबाने छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई नहीं जानता कि सानिया इस्लामाबाद वही लोग कर रहे हैं जिनको कल रियासत ट्रेनिंग दिया करती थी, तरबियतें दिया करती थी? मैं क्या कहूं, मैं कुछ कहता हूं तो फिर बहुत बात आगे निकल जाती है कि जिस तरह इस वक्त भी लश्कर जंगवी और फिर दाइश खुरासान जैसों को, और फौरन दाइश खुरासान इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लेती है। क्यों भाई? उसी दिन कल के प्रोग्राम आप देख लें, मैंने कहा था कि दाइश खुरासान क्या करने जा रही है, और फिर दाइश खुरासान फौरन उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी कबूल कर लेती है। अफसोस, हैरत की बात होती है ना। चलो, अब इसमें फिर एक और पहलू भी आता है कि हीरोफ 2, ये बीएलए ने हीरोफ 2 शुरू किया था। अब वो कह रहे हैं कि 6 रोज जारी रहने के बाद ऑपरेशन हीरोफ 2 मुकम्मल हो चुका है। हीरोफ 2 को मरबूत शहरी जंगी कार्रवाइयों पर मुश्तमिल ऑपरेशन करार दिया जा रहा है, जो बलोच कौमी मुजाहमत की जदीद तारीख की सबसे वसी, शदीद और मुनज़्ज़म अस्करी मुहिम साबित हुआ। ऑपरेशन 31 जनवरी की सुबह 5 बजे शुरू हुआ। 6 फरवरी की शाम 4 बजे अपने मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल के बाद मुकम्मल किया गया। बलोचिस्तान के 14 शहरों को हदफ बनाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान बीएलए के मजमूई तौर पर 93 कर्मचारियों ने मौत को गले लगाया, जिनमें मजीद ब्रिगेड के 50 फिदाई, जी नाज़रीन 50 फिदाइन, ये मुसलसल आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप जरा देख लें कि 50 फिदाई और फतह स्क्वाड के 26 और स्पेशल टेक्निकल ऑपरेशन स्क्वाड STOS के 17 कर्मचारी शामिल हैं। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में 3 शादीशुदा जोड़ों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें रिहाना असलम और उनके उनकी मंगेतर अपना सुमैया यास्मा और उसका शोहर वसीम बलोच, मरियम बुजदार, उनका शोहर रशीद बुजदार, और ये शामिल हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में 3 शादीशुदा जोड़ों का मैं आपको बता चुका हूं। फिर कार्रवाई में बीएलए के तमाम बड़े यूनिट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें मजीद ब्रिगेड, STOS फतह स्क्वाड, जराब इंटेलिजेंस विंग और हक्कल मीडिया विंग शामिल था। अब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 362 से ज्यादा एहलकारों की हलाकत का दावा कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी फौज, फ्रंटियर कोर, पुलिस और रियासत के ज़ेर सरपरस्ती कायम डेथ स्क्वाड के कारिंदे शामिल हैं। ऑपरेशन हीरोफ के दौरान 17 एहलकार गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 10 को बलोच होने के नाते वार्निंग देकर रिहा कर दिया गया और 7 इस वक्त भी तहवील में हैं। बीएलए इस अमर की तस्दीक करती है कि हीरोफ 2 के तमाम तजव्वुराती और हरबी मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिए गए। इस कार्रवाई के बुनियादी अहदाफ 3 थे। अव्वल, ये साबित करना कि बलोच सरमचार अपनी मर्जी के मुताबिक शहरी मराकज पर हमला और कंट्रोल कायम करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2 यानी 2, बलोच कौम को यह पैगाम देना कि ये मुजाहमत इज्तिमाई एतमाद और तंजीमी कुव्वत पर कायम है, और स्वयं अफवाज के इस मफरूजा बर्तरी को तोड़ना कि जो बलूचिस्तान भर में बिला चैलेंज अख्तियार करके दावे पर मबनी थे। अच्छा, मजीद कहा है कि शहरी जंग का इंतखाब इत्तफाकी नहीं था। वो शहर जिन्हें जो है वो फौज महफूज किले समझती थी, दानिस्ता तौर पर उनका इंतखाब किया गया ताकि वाज़ेह हो कि बलोच
बलोच मुज़ाहमत अब महज पहाड़ों तक महदूद नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा है कि अब बलोच मुसल्ह जदोजहद न नस्ल परस्ताना व फिरका वाराना नजरियात पर मबनी है और ना ही बैरूनी माली मुआमलत पर उसका इन्हिसार है। ये जो बार बार कहते हैं ना कि इंडिया पैसा दे रहा है, इस वक्त तक जो कुछ हुआ, इंडिया को तो खुश होना चाहिए था ना, इनके सपोर्ट में बात करनी चाहिए थी, इन हमलों की हिमायत करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने तो कुछ नहीं कहा। वो तो अपने जो है वो रजाई के बोझ से मर रहा है। तो मसला ये है कि इस वक्त जो भी इल्जाम आते हैं वो खुद आपकी अपनी नाकामी का वो होता है, ऐलान होता है, इसलिए इन चीजों से गुरेज करें। और फिरका वाराना बात जो कही गई है वो इसलिए कही गई है कि कल से रियासत पूरा जोर लगा रही है इस्लामाबाद को BLF से जोड़ने के लिए। ये बहुत अफसोसनाक मामला है कि BLF ने जो जिन मकासद के लिए हीरोज 2 शुरू किया था वो उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए, ये आपको मानना पड़ेगा। और रियासत का जो गुज़िश्ता रोज का परसों का एलामिया था वो तो एक एलाम नाकामी के कुछ भी नहीं था। अब दावा किया जा रहा है कि BLA बहुत कुछ करने जा रही है, BLA बहुत बड़े हमले प्लान कर रही है, ऐसे हमले कि जिससे पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। ऐसे दावे मैं नहीं कर रहा, ऐसे दावे खुद रियासती सोशल मीडिया कर रहा है। उनका कहना है कि TTP, अफगान तालिबान और BLA ने मुश्तरका मनसूबाबंदी के तहत चमन के हसास सरहदी इलाके पर एक बड़ा हमला करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। ये उन्होंने सिक्योरिटी जराये से बताया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला आइंदा 2 से 3 हफ्तों के अंदर किसी भी वक्त हो सकता है, जिसका हदफ दिफाई तंसीबात, सरहदी चेक पोस्टें और सिविल आबादी बताए जाते हैं। हमले से वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दिफाई पोजीशन पर लाना चाहते हैं और पाक अफगान ट्रांजिट रेड और सीपेक मगरबी रूट का बड़ा हिस्सा चमन से गुजरता है। किसी बड़ी वारदात से आलमी इंश्योरेंस प्रीमियम और लॉजिस्टिक अखराजात में इजाफा करके पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कौमी सलामती माहिरीन मुत्तफिक हैं कि मुजवजा हमला सिर्फ सरहदी चौकियों तक महदूद नहीं रहेगा, इसका असल हदफ पाकिस्तान की उभरती हुई इलाकाई मुआशी हैसियत और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी का एतमाद है। भाईजान, मसला ये है कि मैं तो इस चीज पर हैरान हूं जो बातें आप करते हैं। आपने जो बातें कही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को दिफाई पोजीशन पर लाना है, तो कोई बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस दिफाई पोजीशन पर ही है। पिछले 6 रोज तक कितने शहर थे जो BLA के कंट्रोल में थे, बम्बार्डमेंट की गई, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज की गई, थर्मल टेक्नोलॉजी यूज की गई, किस तरह के बम नहीं फेंके गए, लेकिन उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस डिफेंसिव पोजीशन पर है ना। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो जिस हमले की ये बात की जा रही है, अगर ये फैक्ट है, अगर ये सीक्रेट जो थ्रेट अलर्ट ऐसा कोई मौसूल हुआ है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, कोई हुआ है, अगर इसके पीछे कोई हकीकत है और अगर ये हमला हकीकतन होता है, तो फिर ये हमला इस तरह नहीं होगा, ये हमला किसी और तरीके से होगा। वो मैं आपको याद रहा तो मैं आपको कल बताऊंगा, और मैं कल आपको ये भी बताऊंगा कि अहम तरीन सफारती ज़राए ने मुझे तस्दीक की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल BLA और मजीद ब्रिगेड के हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर चुकी है। वो फैसला क्या है वो मैं कल आपकी खिदमत में रखूंगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।